बच्चों आज हम नया लेसन शुरू करेंगे और इसमें है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी एक सरल रेखा में गति। यानी हमारा कण एक सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। ठीक है, लेकिन हम सरल रेखा के अनुदिश गति जो पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा अब जो नेक्स्ट पोर्शन शुरू होगा फिजिक्स में, वो सारा का सारा है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? यांत्रिकी। तो मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे कोई कण या कोई पिंड स्थिर अवस्था अथवा गतिशील अवस्था में है तो उसकी गति का अध्ययन करेंगे हम। उसमें कौन कौन से कारक हैं, क्या चीज़ें उसमें बदलती हैं, जैसे उसमें विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, संवेग है, आवेग है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोई पिंड वर्ताकार पथ पे गति कर रहा है तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, इन सब के बारे में हम उसमें स्टडी करेंगे। तो मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के अंदर मुख्यतः 3 भाग होते हैं। तो ये जो मैकेनिक्स होती है ये हमारी क्लासिकल फिजिक्स होती है, यानी चिरसम्मत भौतिकी होती है। तो प्राचीन काल में यानी न्यूटन के समय जो फिजिक्स थी वो यही पोर्शन था मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में न्यूटन का बहुत बड़ा योगदान है, तो वो हम आगे चल के देखेंगे। पहला पोर्शन इसमें आता है स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक्स के अंदर हम भौतिक विज्ञान की इस शाखा में हम पिंड की साम्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको क्लियर दिखेगा। तो स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम इसमें क्या करेंगे? भौतिक विज्ञान की इस शाखा में पिंड की साम्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। तो साम्यावस्था का मतलब क्या है? साम्यावस्था का मतलब है कि किसी कण के ऊपर या किसी पिंड के ऊपर जितने भी बल लग रहे हैं, अगर सभी बलों का योग, सदिश योग अगर शून्य है, नेट बल उस पर शून्य है, तो उसे साम्यावस्था बोलेंगे। इसका फायदा क्या है पढ़ने का? कि कोई बिल्डिंग है, मान लीजिए कोई टावर है, वो क्या है? रेस्ट पोजीशन में है और वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है, वैसा का वैसा बना रहता है। तो उसको बनाने के लिए वो गिरता नहीं है, तो ऐसा क्या उसमें अरेंजमेंट किया जाता है, क्या उसमें कैलकुलेशन की जाती हैं, वो सारा का सारा इस स्टैटिक्स के अंदर आता है। यानी कोई बिल्डिंग, कोई पिंड या कोई बड़ा टावर, कोई बहुत बड़ी जाइंट बिल्डिंग जो है वो साम्यावस्था में होती है। तो उसमें जितने भी बल लग रहे होते हैं उनका कैलकुलेट करके और फिर उस बिल्डिंग को बनाया जाता है। तो साम्यावस्था में बलों का अध्ययन किया जाता है, तो वो स्टैटिक्स में आता है। फिर उसके बाद में आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं हम पिंड की या कण की गति का अध्ययन करते हैं। यानी उसका हम विस्थापन कितना है, वेग कितना है, त्वरण कितना है, इन सब चीज़ों को हम उसमें निकालते हैं। ठीक है, हम उसमें ये चीज़ नहीं देखते कि ये क्यों हो रहा है, यानी किस कारण से कण गतिशील है, उस चीज़ का अध्ययन नहीं करेंगे हम। सिंपली हम क्या करेंगे इसमें? सिर्फ कण गतिशील है तो उसकी गति का अध्ययन करेंगे, यानी उसका विस्थापन, वेग, त्वरण वगैरह ये सब चीज़ें हम देखते हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है 3rd नंबर है वो है डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? जैसे काइनेमेटिक्स में हमने क्या किया था? कण की गति का अध्ययन किया था। तो डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं? डायनेमिक्स में हम ये देखते हैं कि कण जो गतिशील है वो क्या कारण है, उसके पीछे कारण क्या है। यानी कहने का मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर हम बलों का अध्ययन करते हैं। तो किसी कण पर कार्यरत बलों का अध्ययन किया जाता है। तो न्यूटन ने जो अपनी जो गति के नियम दिए थे वो डायनेमिक्स के अंदर ही आते हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा लेसन है, वो है सरल रेखा में गति। तो वो किसके अंडर आता है? काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। काइनेमेटिक्स यानी गतिकी के अंदर आता है, जिसमें हम क्या करते हैं? कण की गति का अध्ययन करते हैं। तो कण कितने प्रकार से गति कर सकता है? कण एक सरल रेखा के अनुदिश गति कर सकता है। जैसे कण इस तरफ एक सरल रेखा के अनुदिश, ये किसी अक्ष के अनुदिश जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एक विमीय गति। तो सबसे पहला हमारा है एक विमीय गति। तो ये हमारा लेसन, आज का हमारा लेसन यही है, एक विमीय गति। तो एक विमीय गति किस उदाहरण से हम समझते हैं? कि जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज को किसी हाइट से ड्रॉप किया, छोड़ा, तो वो सीधा स्ट्रेट वर्टिकल डाउनवर्ड जाती है, नीचे की तरफ जाती है, तो एक सरल रेखा में जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक विमीय गति है। किसी स्टोन को यानी पत्थर को आपने ऊपर की तरफ फेंका ऊर्ध्वाधर, तो सीधा ऊपर जाता है ऐसे, तो उसको भी बोलते हैं एक विमीय गति। इसी तरह से कोई ट्रेन जो है ट्रैक के ऊपर जा रही है सीधी स्ट्रेट, तो ट्रैक तो थोड़ा सा कर्व भी हो सकता है लेकिन चलता ट्रैक के ऊपर ही है वो। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक विमीय गति का उदाहरण है। इसी तरह से हम ये समझ लेते हैं किसी रस्सी से हमने, किसी धागे से हमने किसी छोटे से पिंड को बांधा और धागे को लटका दिया और पिंड को हल्का सा विस्थापित किया, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता है अपने रेस्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट, यानी अपने जो मध्य बिंदु है उसके इर्द गिर्द
वो दोलन करता है। तो अगर हल्का सा विस्थापन दिया है तो वो एक सरल रेखा में गति करता है, तो वो भी एक विमीय गति का उदाहरण है। तो ये सारी गतियां जो है एक विमीय गति होती हैं। फिर उसके बाद में आता है 2 डायमेंशनल मोशन, यानी 2 डायमेंशन की दिशा में, और वो दोनों डायमेंशन लंबवत होती हैं। अब इसका उदाहरण क्या है कि मान लीजिए एक तो क्षैतिज दिशा हो गई और एक ऊर्ध्वाधर दिशा हो गई। तो कोई कण अगर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में एक साथ गतिशील है तो वो द्विविमीय गति कर रहा है। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, वो इस तरह से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम रहा है। तो ऊर्ध्वाधर वृत्त में घूम रहा है तो वो धरातल से ऊपर भी जा रहा है और वो धरातल के समांतर भी जा रहा है। इसी तरह से किसी पत्थर को हमने इधर से फेंका, या मान लीजिए किसी कैनन से हमने एक बम्बार्डिंग की और वहां से एक बम का गोला फेंका, वो गोला इस तरह से जाएगा परवलयाकार पथ पे और इधर से इस तरह से नीचे गिर जाएगा। तो वो आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, दोनों तरफ लंबवत दिशाओं में वो एक साथ गति कर रहा है। तो इसको बोलते हैं द्विविमीय गति, यानी 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आता है 3 डायमेंशनल मोशन, यानी त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति जो है हम यहाँ पर फिजिक्स में नहीं देखेंगे, ये हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल मोशन करते हैं, ये हम केमिस्ट्री में देखेंगे। तो इस तरह से हम अब मेनली जो आते हैं एक विमीय गति जो है हमारा लेसन है, यानी एक सरल रेखा के अनुदिश गति। तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो आपको देखने हैं, समझने हैं, इन्हीं से हमें लेसन समझ आएगा। सबसे पहला क्या है कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसको गति कहते हैं। एक्चुअल में गति होती क्या चीज है, हम कब कहते हैं कि कोई कण गतिशील है, हम उसको समय के सापेक्ष कहते हैं। कि अगर समय के सापेक्ष उसकी स्थिति बदल रही है, पहले वो किसी बिंदु पे था, फिर थोड़ी देर बाद वो किसी और बिंदु पे चला गया, तो समय के सापेक्ष अगर उसकी स्थिति बदल रही है तब हम कहते हैं कि वस्तु जो है या कण जो है वो गतिशील है। अब देखो, सरल रेखा पर गतिशील पिंड की गति को एक विमीय अथवा सरल रेखीय गति कहते हैं। अगर कोई कण किसी सरल रेखा के अनुदिश जा रहा है, वो सरल रेखा किसी भी दिशा में हो सकती है, तो हम कहेंगे कि वो एक विमीय गति है, यानी एक विमा है उसमें। उसी तरह से फिर हम आगे देखते हैं कि वस्तु का जो आकार है उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होने पर इसे हम बिंदु मात्र मान सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है और वो बॉल जो उस बॉल की जो त्रिज्या है या उसका जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर की बॉल जो है वो है लगभग इतने साइज की होगी। ठीक है, अब ये जो बॉल है मान लीजिए इसको हमने 50 मीटर गति करवाई, तो 50 मीटर की तुलना में 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा है। तो कहाँ 50 मीटर और कहाँ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तो उसकी तुलना में नगण्य है। तो 5 सेंटीमीटर वाली बॉल को हम क्या कर सकते हैं, एक बिंदु मात्र मान सकते हैं, यानी एक वस्तु जो है उसको हमने बिंदु मात्र मान लिया। किसके तुलना में, जितनी दूरी उसने तय की है उसकी तुलना में। तो हम यहाँ पर बिंदु मात्र मानकर की अध्ययन करते हैं। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो वो जो पृथ्वी का जो पथ है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर है, तो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में उसका जो पथ है सूर्य के चारों तरफ वो बहुत बड़ा है। तो हम पृथ्वी को बिंदु मात्र मानते हुए उसके चारों तरफ गतिशील मान सकते हैं। फिर नगण्य, फिर आगे देखते हैं, यहाँ हम केवल वस्तु की गतियों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब हम काइनेमेटिक्स में हैं, तो काइनेमेटिक्स में हम ये नहीं देखेंगे कि भी ये क्यों गतिशील है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि वो गतिशील है तो उसमें क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं ये चीज़ है। अब उसके बाद में एक नेक्स्ट जो आता है जो हमारी स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट है वो है निर्देश फ्रेम। तो ये निर्देश फ्रेम क्या चीज़ होती है, तो सबसे पहले तो गति का अध्ययन करने के लिए हमें क्या चाहिए, समय चाहिए। फिर उसके बाद में हमें क्या चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक स्थिर बिंदु चाहिए। उस स्थिर बिंदु के सापेक्ष हम किसी कण की स्थितियों को व्यक्त करेंगे कि इसके सापेक्ष कण अभी यहाँ था, अभी यहाँ चला गया, तो यहाँ से अगर यहाँ चला गया यानी कण की स्थिति जो है वो बदल गई है, तो हम कहेंगे कि कण गतिशील है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम निर्देश फ्रेम का निर्माण करते हैं। तो निर्देश फ्रेम जो होता है वो कैसे लिया जाता है, हम क्या करते हैं कि किसी कण की गति का अध्ययन के लिए 3 लंबवत अक्ष मान लेते हैं हम। तो हम जनरली जो है कार्तीय निर्देशांक पद्धति की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक एक्स अक्ष लेते हैं, उसके बिल्कुल लंबवत एक वाई अक्ष लेते हैं और तीसरा जो है एक जेड अक्ष लेते हैं।
और ये जो तीनों अक्ष हैं, ये तीनों अक्ष इस तरह से एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीनों अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं उस कटान बिंदु, जिसे हम जनरली मूल बिंदु कहते हैं, इसे संदर्भ बिंदु या रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट हम पार्टिकल की पोजीशन को शो करते हैं। तो हमने सदिश किया हुआ है, पिछले वीडियो में हमने सदिश के बारे में पढ़ा था। तो सदिश में हमने पढ़ा था स्थिति सदिश। तो वो स्थिति सदिश क्या होता है, वो रेफरेंस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट उस पॉइंट की स्थिति होती है। जैसे ये रेफरेंस पॉइंट होगा यहाँ पर और हमारा पार्टिकल यहाँ पर है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से इस पार्टिकल की पोजीशन को मिलाने वाला जो ये वेक्टर होता है, इसको पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहते हैं। ठीक है, तो वही रेफरेंस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि तीनों अक्ष, लंबवत अक्षों के कटान बिंदु जिस जगह कटते हैं उसे हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और इस बिंदु के सापेक्ष कण की जो स्थिति है, इस बिंदु के सापेक्ष कण की जो स्थिति है वो एक्स वाई जेड निर्देशांकों द्वारा व्यक्त की जाती है कि कण किस स्थिति में है। तो वो कैसे पता करते हैं हम, वो ऐसे पता करते हैं। मान लीजिए ये तीन निर्देश तंत्र है हमारे पास, जो हमने यहाँ बना रखा है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। कल मान लीजिए कण हमारा पी यहाँ है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कण यहाँ है तो हम इसकी स्थिति बताने के लिए एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे, वाई अक्ष पर लंब डालेंगे और जेड अक्ष पर लंब डालेंगे। तो जब हमने इसे एक्स अक्ष पर लंब डाला तो ये मूल बिंदु से जो दूरी हो गई ये उसका एक्स निर्देशांक हो गया, ये मूल बिंदु से जो दूरी होगी ये उसका वाई निर्देशांक हो गया, और ये मूल बिंदु से जो दूरी होगी ये उसका जेड निर्देशांक हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसके एक्स वाई और जेड निर्देशांक को हम एक्स वाई और जेड निर्देशांक ले लेते हैं और उसकी स्थिति को दर्शा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज निर्देशांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समय नापने के लिए इस निकाय में घड़ी रख देते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम निर्देश फ्रेम की बात कर रहे हैं। तो सिर्फ स्थिति को ही मेजर करके हम किसी पार्टिकल के मोशन को व्यक्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें समय भी चाहिए। और समय किससे नापते हैं, हम घड़ी से नापते हैं। तो हमें तीन तो निर्देश, हमने अक्ष ले लिया एक्स वाई जेड, और उसके बाद में हमने उसमें एक क्या ले लिया, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, यानी हमने उसमें एक बिंदु ले लिया जो मूल बिंदु बोलते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, एक घड़ी लेते हैं और घड़ी की सहायता से फिर हम उस कण की स्थिति और उसके स्थिति में जो परिवर्तन है समय के सापेक्ष, उन दोनों का अध्ययन करके हम कण की गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं। इसका उदाहरण हम ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम किसी ट्रेन में बैठे हैं और हम ट्रेन चल रही है, तो हमको नीचे जो यात्री स्टेशन पे खड़े हैं वो गतिशील दिखाई देते हैं, जबकि ट्रेन में हमारे डब्बे में बिल्कुल सामने बैठा हुआ व्यक्ति हमें गतिशील नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो हम जो हैं, हम उस समय जो जिस गाड़ी में हम गति कर रहे हैं, जिस ट्रेन में हम बैठे हैं, वो हमारा निर्देश फ्रेम है। और उस निर्देश फ्रेम में ही बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति हमारे ही निर्देश फ्रेम में, इसलिए वो हमें स्थिर दिखता है। लेकिन वहां से बैठ के जब हम बाहर का अध्ययन करते हैं तो वो हमें गतिशील दिखते हैं। इसी तरह से हम जनरली जो स्टडी करते हैं कि कोई कार जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो वो हम कौन से निर्देश फ्रेम के सापेक्ष कहते हैं, पृथ्वी के। तो हम जनरली अपनी स्टडी जो करते हैं, अध्ययन जो करते हैं, वो पृथ्वी पर हम निर्देश फ्रेम मानकर और उसके सापेक्ष हम क्या करते हैं, कणों की गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। तो किसी भी पिंड की गति का अध्ययन किसी निर्देश फ्रेम के अंतर्गत किया जाता है। ये तो वही है ही। तो पृथ्वी के तल पर गतिशील कार की गति के लिए निर्देश फ्रेम को पृथ्वी तल से जोड़ा जाता है। पृथ्वी तल पे खड़े होकर के हम कहते हैं कि वो देखो वो कार जा रही है, वो 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, वो बाइक जा रही है 80 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। अब ऐसे ही ट्रेन में बैठे यात्री को गतिशील ट्रेन, यानी उसका ट्रेन में जो यात्री बैठा है उसके लिए निर्देश फ्रेम ट्रेन हो गई, ठीक है, के सापेक्ष पृथ्वी तल पर स्थित वस्तु गतिशील प्रतीत होती है। ये चीज मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है पथ की लंबाई और विस्थापन। पथ की लंबाई शब्द का अर्थ सीधा सीधा ये है कि कोई कण एक स्थिति से उठ करके किसी भी रास्ते से दूसरी स्थिति तक गया तो उसने एक्चुअल में जो चला है वो उसके पथ की लंबाई होगी। ठीक है, लेकिन विस्थापन में ऐसा नहीं होता। विस्थापन एक सदिश राशि होती है, पथ की लंबाई एक अदिश राशि है जिसमें हम वो पूरा पथ नाप लेते हैं जिससे वो चला है। लेकिन विस्थापन में हम क्या करते हैं, विस्थापन जो एक्चुअल में होता है कि कण एक बिंदु से उठ करके, मान लीजिए ये बिंदु ए है,
यहाँ से कण उठ करके और किसी बिंदु बी तक गया। अब वो मान लीजिए इस वक्र पथ पे गया ए से बी तक, तो तय की गई दूरी तो वक्र पथ की लंबाई होगी, लेकिन विस्थापन में क्या होगा, उसकी अंतिम स्थिति और उसकी प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी जो होती है वो क्या होता है, विस्थापन होता है। लेकिन इसमें दिशा भी सम्मिलित होती है। तो विस्थापन क्या हो गया, किसी कण की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच जो दूरी है वो कण का विस्थापन हो गया, और उसमें दिशा भी सम्मिलित है कि कण किधर से किधर गया है। तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है। तो पिंड के द्वारा वास्तव में चली गई दूरी या तय की गई दूरी जो उसके पथ की लंबाई कहते हैं, ठीक है। और विस्थापन क्या है, पिंड गति की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम जो दूरी होती है उसको कण का विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन जो होती है वो एक सदिश राशि होती है, इसमें दिशा होती है, सदिश के बारे में हम देख चुके हैं, तथा इसमें दिशा सम्मिलित होती है, परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होती है। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि मान लीजिए एक कण है यहाँ ए बिंदु पर और इसे बी बिंदु पर जाना है। तो एक तो ये सीधा चला गया ए से बी पर, ये तो पहला पथ हो गया, और एक ये इस वक्र पथ के थ्रू गया यहाँ से। तो ऑब्वियसली जो ये सेकंड वाला पथ है इसकी लंबाई ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो तय की गई दूरी जो होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है, किसकी तुलना में, विस्थापन की तुलना में। तो तय की गई दूरी और विस्थापन में तय की गई दूरी अधिक होती है, विस्थापन हमेशा उससे कम होगा। ज़्यादा से विस्थापन का अधिक से अधिक मान कितना हो सकता है कि वो तय की गई दूरी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो विस्थापन हमेशा तय की गई दूरी से कम ही रहेगा, क्योंकि विस्थापन का अर्थ होता है कि जिस बिंदु से हमने स्टार्ट किया मोशन और जिस बिंदु पर एंड किया है, तो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो होता है विस्थापन। अब देखो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा कि कोई कण की एक विमीय गति में विस्थापन तथा दूरी का अनुपात क्या होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, विस्थापन और दूरी, तो विस्थापन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी को बटे में ले आते हैं, तो विस्थापन बटे तय की गई दूरी क्या हो गया, लेस देन इक्वल्स 1 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये हमें आना चाहिए। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इन न्यूमेरिकल्स से हम क्या करेंगे, विस्थापन और तय की गई दूरी में फ़र्क देखेंगे कि किस तरह से हम विस्थापन और तय की दूरी को समझ सकते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे पास में एक वृत्त है जिसकी हमने त्रिज्या r ले रखी है, और उस वृत्त के किसी व्यास के एक सिरे से और दूसरे सिरे तक एक कण गति कर रहा है और वो अर्धवृत्त पूरा करता है। तो इस अवस्था में P से Q तक जाने में कण के द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन का परिमाण क्या होगा। दिशा नहीं बतानी हमें, सिर्फ विस्थापन का परिमाण बताना है। तो कण P से चलता है और इस वक्र पथ पर Q पर पहुंचता है। तो हम विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो होता है वो कण की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति जो होती है उसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी कितनी है, r प्लस r, क्योंकि ये व्यास है तो टोटल दूरी कितनी होगी, 2r होगी। तो इसका मतलब कण का विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन का परिमाण हो गया 2r। और अगर इसकी दिशा बताएं, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा बताएं तो हम क्या कहेंगे कि हम इसकी दिशा क्या बताएंगे, इसकी दिशा जो है वो P से Q है, यानी P से Q की ओर है। अब तय की गई दूरी की अगर हम बात करें तो तय की गई दूरी क्या होता है, वास्तव में चले हुए पथ की लंबाई, तो वो P से Q तक आधी परिधि तय करता है। तो किसी भी वृत्त की पूरी परिधि कितनी होती है, 2πr, तो आधी परिधि कितनी हुई, 2πr बटे 2 यानी πr। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ़र्क देखा कि तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होता है। तो बिल्कुल इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। चलो हम और आगे देखते हैं। अभी एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, जिसमें क्या है, हमने एक पिंड है जो P से Q तक पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। तो हमने क्या करा, अपने राइट हैंड साइड की तरफ पूर्व मान लिया और लेफ्ट साइड में पश्चिम, ऊपर की तरफ उत्तर और इधर नीचे की तरफ दक्षिण मान लिया, ठीक है। तो अब वो पूर्व दिशा में कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो P से Q तक 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला। उसके बाद में वो 4 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, दक्षिण की तरह नीचे की तरफ। तो Q पर पहुंच गया। अब वो यहाँ से दक्षिण दिशा में जाएगा, तो दक्षिण की तरह नीचे की तरफ है,
दक्षिण यहाँ पर कहाँ है, नीचे की तरफ देखो, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। तो इस Q बिंदु पर वो नीचे की तरफ जाता है। तो Q बिंदु पर वो कितना जाता है, 4 किलोमीटर नीचे की तरफ जाता है। तो अब वो 3 किलोमीटर तो किधर गया, पूर्व में, और 4 किलोमीटर किधर गया, दक्षिण में। अब वो क्वेश्चन में ये पूछता है कि P से R तक पिंड का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो P से R तक विस्थापन क्या होता है कि अंतिम स्थिति जहाँ वो कण है और प्रारंभ जहाँ से उसने किया था उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोण दिख रहा है आपको, ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, और इस समकोण त्रिभुज में विस्थापन क्या है, विस्थापन ये कर्ण है, ये कर्ण जो है यही विस्थापन है। तो ये कर्ण हम पता कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और उसका रूट निकाल लेंगे। तो ये देखो विस्थापन पी आर किसके बराबर हो गया, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसका रूट निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 9 25 हो गए, 25 का अंडर रूट कितना होगा 5, यानी 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बनेगा। तो 25 का रूट कितना हुआ 5 हो गया। तो इसका मतलब ये विस्थापन कितना आ गया P से R तक, ये 5 किलोमीटर विस्थापन आ गया। बिल्कुल सिंपल है ये। तो इस तरह से विस्थापन। अब अगर मान लीजिए आपसे इसी क्वेश्चन में तय दूरी पूछ लेता, तय दूरी, तो आप क्या करते, जो तय दूरी है वो निकालने के लिए आप क्या करते, तो तय दूरी निकालने के लिए आप क्या करते, 3 किलोमीटर में आप क्या जोड़ देते 4 किलोमीटर, क्योंकि आपको पता है कि तय की गई दूरी वास्तव में चले गए पथ की लंबाई होती है। तो पहले वो कहाँ से कहाँ तक गया, P से Q तक 3 किलोमीटर गया, फिर Q से R तक 4 किलोमीटर गया, तो टोटल कितना हो गया 7 किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से तय की गई दूरी क्या होगी उसके लिए, इस क्वेश्चन में 7 किलोमीटर होगी। चलो इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, और इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा सीधा। पहले हम इसको प्रॉपर मेथड से देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन में हम क्या दे रखा है कि एक कण R त्रिज्या के वृत्त पथ पर, ठीक है, वृत्त की परिधि पर बिंदु A से B तक जाता है। अब A से और B तक जाता है, ये B बिंदु कहीं भी हो सकता है। तो एक बार हमने ये लिया है कि यह B बिंदु तक गया, और हमें क्या निकालना है, कण का विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। विस्थापन में परिमाण और दिशा दो होते हैं, तो सिर्फ हमसे परिमाण पूछ रहा है। तो अब देखिए आप, कण कहाँ से गया, A से कहाँ तक गया, B तक, किस पर गया, वृत्त की परिधि पर, और परिधि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या जो है वो R दे रखी है हमें, तो त्रिज्या R है। अब A से B तक अगर कण गया तो विस्थापन कितना होगा, तो A से B तक की जो सीधी दूरी होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वो होगी। अब इसको कैसे पता करें, यहाँ पर हमें जो कोण दे रखा है वो 120 डिग्री दे रखा है कि जब वो चलता है तो 120 डिग्री कोण बनता है केंद्र पर। अब 90 डिग्री होता तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं, लेकिन 120 डिग्री वाला कैसे करें। तो इसमें हमने सदिश पढ़ा है ना, तो आपको सदिश करना जरूरी है। तो सदिश के लिए अलग से वीडियो बनाया, तो मैं आपको ऊपर लिंक में दे देता हूँ, वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना सदिश का वहाँ देख सकते हो। वो पूरा टॉपिक जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको पहले सदिश देखना है, फिर लेसन करना है। तो अब क्वेश्चन में आप देखिए, तो A से B तक गया, वो A से B तक वो जाता है, तो आपको क्या करना है, A B के बीच सीधी दूरी निकालनी है। तो A से B के बीच सीधी दूरी निकाल कर हम क्या करेंगे, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम या त्रिभुज नियम जो भी हमको आता है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने त्रिभुज नियम से किया है इसको, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से हमने परिणामी सदिश निकालने की कोशिश की है। कैसे किया हमने, जरा देखो। हमने क्या करा, O से A की तरफ ये जो इसकी त्रिज्या है इसे एक सदिश मान लिया, O से B की तरफ ये जो त्रिज्या है इसे एक सदिश मान लिया, और A से हमें B की तरफ जाना है, तो A से B की तरफ ये AB एक सदिश मान लिया। अब सदिशों के योग के त्रिभुज नियम में क्या होता है कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं परिमाण और दिशा में दो क्रमागत सदिशों को व्यक्त करें, तो पहले हम इतनी बात बोली है उसका देखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास में एक तो ये भुजा हो गई और एक ये भुजा गई, दोनों क्रमागत हैं, दो क्रमागत सदिश हो गए। क्रमागत का मतलब है कि वो कंटिन्यूटी हो, उसमें वो ब्रेक ना हो रहे हो। तो ये इधर से इधर गया, फिर ये इधर से इधर आया, ये कंटिन्यूटी है इसमें। तो इन दोनों सदिशों को हम क्या करेंगे, योग कर देंगे, और त्रिभुज की तीसरी भुजा जो होगी उनके विपरीत क्रम में, उनके क्रम को तोड़ते हुए तीसरी भुजा जो है परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी, यानी उसका परिमाण और दिशा व्यक्त कर देगी।
तो आपको यहाँ पर देखो हमने अलग से बना दिया, इसको हम यहाँ ले आए तो हमने एक सदिश ये बनाया, इसे मैंने नाम दे दिया R2, और ये जो सदिश है हमारा विस्थापन है, S लिख दिया इसे S सदिश, और इधर इस तरफ ये R1 सदिश है। तो R2 सदिश प्लस S सदिश बराबर क्या होगा, R1 सदिश। आपको ध्यान होगा हमने क्या किया था, R सदिश बराबर P सदिश प्लस Q सदिश, ये सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से हमने परिणामी सदिश को निकाला हुआ है। तो वही सेम चीज़ किया हमने यहाँ पर। तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ये दो क्रमागत सदिश हैं, इन दोनों को पहले जोड़ लिया, और तीसरी भुजा जो है वो जो सदिश R1 से हमने व्यक्त किए वो इनके बराबर रख दी। तो परिमाण तो आपको पता है कि R1 और R2 दोनों की लंबाई बराबर है, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, त्रिज्या हैं, दोनों ही त्रिज्या हैं किसकी, एक वृत्त की। तो दोनों त्रिज्या हैं तो दोनों लंबाई समान होंगे, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं, इसलिए दो अलग अलग सदिश माना जाएगा, क्योंकि सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण बराबर होने पर भी अगर दिशाएं अलग है तो दोनों अलग अलग सदिश मानेंगे। तो हमने एक को क्या माना है, R1 सदिश, और इसको R1 सदिश माना है, इसको R2 सदिश माना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर A से B तक जो विस्थापन S ले लिया। अब सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से हमने क्या कर दिया, R2 सदिश प्लस S सदिश बराबर R1 सदिश। सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, S को यहाँ रहने देंगे क्योंकि S पता करना है, R2 को उठा के इधर ले आएंगे। तो R1 सदिश माइनस R2 सदिश हो गया, R1 सदिश माइनस R2 सदिश। तो S सदिश बराबर हो गया R1 सदिश माइनस R2 सदिश। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो सदिशों का योग नहीं हो रहा, घटाव हो रहा है। दो सदिशों को एक दूसरे में से घटाना है। तो घटाने का क्या सूत्र होता है, घटाने का ये सूत्र होता है, दो सदिशों को अगर हम घटाते हैं तो परिणामी सदिश का मान कैसे निकाला जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहला सदिश जो है उसके परिमाण का स्क्वायर, दूसरा सदिश जो है उसके परिमाण का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगा देंगे बीच में, और 2 R1 R2 और कॉस लगा के, और R1 और R2, R1 और R2, R1 और माइनस R2 नहीं, R1 और R2 के बीच का कोण। तो देखो R1 और R2 दोनों सदिशों के बीच कोण कितना है, 120 डिग्री है। तो यहाँ 120 डिग्री लिख दिया हमने, यहाँ पे माइनस साइन लिया। अगर सदिशों का योग हो रहा होता तो यहाँ प्लस लेते, और घटाव हो रहा है तो यहाँ माइनस लेंगे। अब ये चीज़ अगर आपको देखनी है तो आप सदिशों में जो लेसन हमने किया हुआ है उसमें आप ये चीज़ देख सकते हो कि घटाव वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये चीज़ हो गया। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, परिमाण निकाल लिया। किसका परिमाण निकाला, दो सदिशों के परिणामी का। ठीक है, तो यहाँ दो सदिश जो है उनसे हमने ये निकाल लिया। तो अब विस्थापन आ गया हमारे पास में। तो अब R1 का परिमाण कितना है, R है, R2 का परिमाण कितना है, R है। तो हमने ये पुट कर दिए दोनों, R1 R2 R पुट कर दिया, R स्क्वायर हो गया। अब cos 120 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 120 डिग्री का जो मान होता है वो हमें पता होना चाहिए। cos 120 डिग्री का जो मान होता है वो -½ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। तो हमने क्या रख दिया यहाँ, -½ रख दिया। ठीक है, तो R स्क्वायर मिलकर कितना हो गया, 2R स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस 2R स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ, सिर्फ R स्क्वायर बचा, तो ये R स्क्वायर बच गया। तो 2R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कितना हो गया, 3R स्क्वायर। तो ये 3R स्क्वायर, इसके ऊपर क्या लगा रखा है, रूट लगा रखा है। ठीक है, तो R स्क्वायर का रूट तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और √3 ऐसे रह जाएगा। R√3 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, A से B तक कण का विस्थापन ये आ गया। अब देखो मजे की बात, ये तो हमने इस तरीके से निकाला है। हमारे पास सीधा इसका एक सूत्र भी होता है, सूत्र की सहायता से भी हम ये काम कर सकते थे। और वो सूत्र क्या होता है, उस सूत्र को हम समझते हैं यहाँ पे। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक जनरलाइज करते हैं इसको। तो मैं आपको यहाँ पे थीटा कोण नहीं दिया हुआ, मान ली यहाँ पर ये जो है ये थीटा कोण आपको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ थीटा लिखा हुआ है। तो हमारे पास एक सीधा सूत्र होता है इसका। अब कोई भी डेरिवेशन कुछ भी है तो आप इससे वो इजीली कर सकते हो। तो वो क्या है, ये देखो, वो सूत्र ये है कि मान लीजिए यहाँ पर आप इस बिंदु A से, ये जो हमारा बिंदु A है और ये बिंदु हमारा यहाँ हो गया B, तो A से B तक गए, केंद्र पर आपने थीटा कोण बनाया, तो आप सीधा सूत्र रख सकते हो इसका। और सूत्र क्या है, ये रहा सूत्र। सूत्र है कि A से B तक जो विस्थापन होगा वो होगा 2R sin θ/2, 2R sin θ/2, 2R sin θ/2। R यहाँ पर त्रिज्या है, उस वृत्त जिस वृत्त पे वो चल रहा है, और थीटा जो वो केंद्र पे कोण बना रहा है उसका हाफ कर दिया, 2R sin θ/2। अब इस चीज़ को हम यहाँ ऊपर देखते हैं कि क्या यहाँ ये अप्लाई हुआ। तो अब ध्यान से देखिए, तो हम अगर हम फॉर्मूला लेते हैं S, तो 2R तो एज इट इज रख दिया, साइन कोण कितना दिया हुआ था हमें 120 डिग्री, तो 120 डिग्री बाई 2,
तो ये कितना हो गया 2r साइन 60 डिग्री, और साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, तो 2r √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया r√3 आ गया। वही सेम आंसर आ गया, हमारा क्या आंसर आया था r√3 आया था। तो इस फॉर्मूले से हम सीधा ये निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता है, जैसे नीट का एग्ज़ाम हुआ या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके अंदर, मेंस में, एडवांस में, सब जगह ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना ताकि आपको इससे सुविधा रहे। अब हम देखते हैं चाल, तो हम चाल को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चाल। चाल यानी स्पीड, ये क्या चीज़ होती है। चाल और वेग दो राशियाँ होती हैं, चाल अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। तो पहले हम चाल समझते हैं कि किसी कण की चाल से क्या अभिप्राय है। तो चाल को हम छोटी क्लास से ही पढ़ते हैं, चाल बराबर क्या होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है भाई, कोई डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, उसने दूरी तय की है, जो पथ की लंबाई जो है, और उसमें जो उसने समय लिया है, सिंपल सी बात है। तो चाल क्या होता है दूरी बटे समय होता है। ठीक है, अब चाल का ऐसा ही मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड होता है, तो हमें पता ही है। सीजीएस मात्रक मीटर को सेंटीमीटर में लिख दिया, सेकंड सेकंड में रहता है। और विमीय सूत्र क्या बनेगा, तो देखो तय की गई दूरी क्या होती है एल, ठीक है, समय क्या होता है टी, तो L/T हो गया। L/T का मतलब क्या होगा L1T-1, तो m0 L1T-1 हो गया। तो ये सिंपल है, ये तो आपको आता ही है। अब आता है औसत चाल, क्योंकि किसी कण की जो चाल होती है वो नियत तो रहती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कण जैसे गति कर रहे हैं तो अलग अलग सेगमेंट में, गति के अलग अलग समय अंतरालों में उसकी चाल अलग अलग हो सकती है। ऐसे में हम क्या निकालते हैं, उसकी औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल निकालने का क्या सूत्र है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कण ने जितनी दूरी तय की है वो पूरी की पूरी दूरी में हम उसने जितना समय लिया है उस समय से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो कण ने कितनी दूरी तय की, जितनी भी दूरी तय की है कण ने, वो सारी की सारी दूरी लेकर, दूरी का मतलब जो उसने पथ चला है उस पथ की लंबाई, चाहे वो किसी कर्वेचर पर चले, चाहे वो सीधा सीधा चले, चाहे वो इस तरह से कर्वेचर पर चले, ठीक है, वो किसी भी तरीके से चले। ठीक है, हमको पथ की लंबाई लेनी है और उसमें जो समय लगा उससे हमें भाग दे देना है, तो हमारे पास औसत चाल आ जाएगी। तो हम औसत चाल के न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे आप समझ लेना। तो तय की गई दूरी को हम क्या लिख देते हैं, तय की गई दूरी को हम डेल्टा x लिख देते हैं। ठीक है, और समय अंतराल को डेल्टा t, इसके आगे हमने ये डेल्टा लगा दिया। ठीक है, ये वेरिएशन को शो कर रहा है, तो डेल्टा x बाई डेल्टा t जो हो गया वो v एवरेज हो गया, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज ये स्पीड हो गई। फिर उसके बाद में अब देखो, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर, मान लीजिए हमने पहले 10 सेकंड के लिए ये हमने तय की गई दूरी निकाली, फिर हमने उस 10 सेकंड को कम करके मिनिमाइज करके 1 सेकंड के लिए हमने उसकी चाल निकाली। फिर हमने क्या करा, 1 सेकंड को 1 मिली सेकंड, फिर 1 माइक्रो सेकंड, ऐसे करते करते हम टाइम को क्या करेंगे माइन्यूट से माइन्यूट करते जाएंगे और उसे इंस्टेंटेनियस कर देंगे। तो यहाँ पर जब डेल्टा टी का मान बहुत अल्प कर देते हैं हम, तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन जो है फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अवकलन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस समय हम एक किसी क्षण पर चले जाते हैं, क्योंकि पहले 10 सेकंड की बात कर रहे थे, 10 सेकंड में हमने जो औसत चाल निकाली, फिर हमने औसत चाल 1 सेकंड में निकाली, फिर 1 माइक्रो सेकंड में, ऐसे करते 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 वो औसत चाल जो होती है समय के किसी एक क्षण पर आ जाती है। और समय के किसी एक क्षण पर जब हम चाल निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस उसको स्पीड बोलते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी तात्क्षणिक चाल हम कहते हैं। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, वी इंस्टेंटेनियस। तो हमने क्या लिख दिया, लिमिट, यानी लिमिट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारा डिनोमिनेटर यानी अपॉन में जो हमने लिखा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो जो है शून्य की ओर अग्रसर है। तो इस तरह से हमने डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को इस केस में क्या लिख देना है, डी एक्स बाई डी टी। अब ये अवकलज हो गया, अवकलन का केस बन गया ये, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारा जो विस्थापन है, इस विस्थापन का हम समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो हमने ये देखा है कि विस्थापन का समय के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो क्या मिलता है, वेग। तो उसी तरह से तय की गई दूरी का अगर हमें समय के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें तो हमें क्या मिलेगा, तय की गई दूरी, विस्थापन नहीं, तय की गई दूरी का अगर समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, उससे हमें चाल मिलेगी। कौन सी चाल, तात्क्षणिक चाल। दूसरी बात, हमारे पास ये तात्क्षणिक चाल आ गई, किसी क्षण की चाल। अब मान लीजिए कोई कण गति कर रहा है और गति करते समय जो कण की जो तय की गई दूरी है या जो स्थिति है
समय के साथ अगर हम उसको आरेखित करें तो उसका ये हमें ग्राफ मिलता है इस तरह से। अब इस ग्राफ में किसी इंस्टेंट पर अगर हमें कण की चाल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, dx बाई dt निकालेंगे। और हम जानते हैं कि dx बाई dt क्या होता है, यहाँ पर x और t जो दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का मतलब जैसे ये ग्राफ है, ये आपको ग्राफ दिख रहा है यहाँ पर, इस ग्राफ के किसी भी बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींचो। जैसे मैंने ये बिंदु सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मैंने यह बिंदु ये P ले रखा है, मुझे P बिंदु पर तात्क्षणिक चाल चाहिए, तो मैंने P बिंदु पर क्या करा, ये रेड लाइन से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच दी जो ग्राफ को स्पर्श कर रही है। तो ये जो इस अक्ष x अक्ष यानी समय अक्ष से ये जो कोण बनाती है, उस कोण के लिए अगर मैं tan थीटा पता कर लूँ तो वो जो tan थीटा होता है वो dx बाई dt की वैल्यू बताता है। और dx बाई dt की वैल्यू बताता है मतलब उसकी चाल को बताता है। कौन सी चाल, इंस्टेंटेनियस चाल। ये क्या है, v इंस्टेंटेनियस यानी तात्क्षणिक चाल को बताता है। तो किसी भी कण की तात्क्षणिक चाल अगर हमें बतानी है तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं, हमें सिंपली उस कण के लिए क्या करना होगा, उसका समाकलन करना होगा। किस चीज का, तय की गई दूरी का। तो इस तरह से हम तात्क्षणिक चाल जो होती है वो क्या होती है, फिर उसकी स्थिति समय ग्राफ जो होता है उसका ढाल होता है। तो ये ढाल या स्लोप या प्रवणता ये सब एक ही शब्द है। तो हम इस तरह से तात्क्षणिक चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इस पर हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा समझ आए। एक बार हमें इतना ही समझना है कि जो हमारे यहाँ पर जो चाल है वो यहाँ पर स्थिति या तय की गई दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन के रूप में है। फिर उसके बाद में चाल जो है वो अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत हमें नहीं होती है। अब नेक्स्ट जो इसका कंसर्निंग जो फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है वेग। चाल और वेग में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि चाल में दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन वेग जो है उसमें दिशा इंक्लूड होती है। यानी ये बताना होता है कि हमारा कण एक्चुअल में किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो उसमें दिशा भी सम्मिलित होती है। तो वेग क्या चीज होता है, ये एक सदिश राशि है जो कण की गति की दिशा को बताता है। कण के विस्थापन तथा इसमें लगे समय के अनुपात को कण का वेग कहते हैं। तय की गई दूरी और समय का अनुपात तो चाल कहलाती है, और कण का विस्थापन और उसमें लगा समय जो होता है उसका अनुपात को हम वेग कहते हैं। तो देखो वेग क्या होगा, विस्थापन बटे समय। अब चूंकि विस्थापन सदिश राशि है, उसमें दिशा है, तो ऑब्वियसली वेग में भी क्या होगी, दिशा होगी, इसीलिए वेग एक सदिश राशि होती है। तो चाल के समान वेग का ऐसा ही मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड वही सेम है। ऊपर क्या है, विस्थापन हो चाहे तय की गई दूरी है तो लंबाई, ठीक है, और नीचे समय है तो मीटर प्रति सेकंड ऐसा ही मात्रक। सीजीएस मात्रक वही सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा, और विमीय सूत्र वही m0 L1 t-1 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद में आता औसत वेग। जैसे वहाँ औसत चाल थी, यहाँ औसत वेग होगा। तो इसमें औसत वेग कैसे निकालते हैं, तो कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो आपको कोई भी समय अंतराल दे रखा है, उसमें आप विस्थापन पता कर लो। अब विस्थापन कैसे पता करते हैं, आपको कण की स्थितियां दी होंगी। कण अंतिम स्थिति में जैसे x2 पोजीशन पे है और प्रारंभ में x1 पर था, तो x2 बाई x1 कर देंगे। और x2 पर कब था वो, t2 समय पर, और x1 पर कब था, t1 समय पर, तो समय अंतराल निकाल लेंगे। तो विस्थापन बटे समय अंतराल क्या होगा, कण का औसत वेग हो गया। तो ये देखो x2 बटे x1 t2 बटे t1। तो यहाँ बता रखा है कि x1 व x2 जो स्थितियां हैं वो t1 और t2 पर है। ठीक है, t1 समय पर कण x1 पर था, t2 समय पर कण x2 पर है। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपको, क्योंकि हम एक विमीय गति कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर सदिश नहीं लगा रहे। एक विमीय गति में हम सदिश के ऊपर सदिश का चिन्ह नहीं लगाते, ये हम नहीं लगाते, हमें जरूरत नहीं है इसकी। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि एक विमीय गति के अंदर अगर हम राइट साइड में चल रहे हैं यानी प्लस एक्स अक्ष की दिशा में चल रहे हैं तो हमारे मान जो होंगे वो धनात्मक होंगे, और अगर माइनस अक्ष के अनुदिश चल रहे हैं तो हमारे जो मान होंगे वो ऋणात्मक होंगे। तो हमारे पास दो ही दिशाएं होती हैं एक विमीय गति में, ठीक है, या तो प्लस या माइनस। तो यहाँ पर सदिश को हम सिर्फ प्लस या माइनस लगा करके व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस है तो हमारे ली हुई दिशा यानी प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश, और माइनस है तो किसी सदिश के आगे तो समझ उसके विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं, ये चीज है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अब जो मैं बता रहा था कि मान लीजिए हमने एक लाइन ड्रॉ किया, इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, ये मूल बिंदु है यानी रेफरेंस पॉइंट है।
x बराबर 0 या t बराबर 0 है, तो हमारा किसी समय t1 पर कण हमारा यहाँ पहुँच गया और हम कंटिन्यू घड़ी को ऑन करके रखे हुए हैं और t2 समय पर हमारा कण कहाँ पहुँच गया, इस पोजीशन पे पहुँच गया। तो हमारा विस्थापन क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, किसके लिए, t1 t2 समय अंतराल के लिए। तो t1 t2 समय अंतराल कितना होगा, t2 माइनस t1, यानी मान लीजिए ये 10 सेकंड है और ये हमारा 5 सेकंड है, तो समय अंतराल कितना हो गया, 5 सेकंड। और ये हमारी पोजीशन जो है ये 5 है और ये 15 हो गई, तो 15 माइनस 5 यहाँ पर क्या आ गया, 10। तो विस्थापन कितना हुआ, 10, समय कितना लगा, 5, तो 10/5 यानी 2 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या होगा, इसकी वेग होगी। लेकिन दिशा बतानी जरूरी है, तो दिशा हम किधर जा रहे हैं, प्लस x एक्सिस के अनुदिश, तो ये हम बता देंगे, इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा इजीली हम इस तरह से वेग निकाल सकते हैं। तो चाल और वेग में फ़र्क ध्यान रखना, हम जल्दी में इसमें थोड़ा गलती कर देते हैं, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल कंसीडर करना। अब x2 माइनस x1 जो है इसको हमने डेल्टा x लिख दिया, डिफरेंस को डेल्टा से लिखते हैं हम, डेल्टा x लिख दिया, t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिख दिया, तो v एवरेज कितना हो गया, डेल्टा x बाय डेल्टा t। अब नेक्स्ट हम वही चीज़ करेंगे कि टाइम डेल्टा t अगर बहुत छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसको डेल्टा t को टेंड्स टू 0 कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तात्क्षणिक वेग मिल जाएगा। तो किसी कण का तात्क्षणिक वेग कैसे निकालेंगे हम, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t। अब डेल्टा x बाई डेल्टा t को क्या कर देंगे, dx बाई dt लिख देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो dx क्या हो गया, यहाँ पर अल्प विस्थापन हो गया, dt क्या हो गया, अल्प समय अंतराल हो गया, और v इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक वेग हो गया। तो इस तरह से हम तात्क्षणिक वेग, जैसे तात्क्षणिक चाल क्या थी, dx बाई dt तात्क्षणिक चाल थी ना, वैसे dx बाई dt तात्क्षणिक वेग हो गया। तो यहाँ पर dx बाई dt जो होता है ये क्या है, अवकलज है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, तात्क्षणिक वेग मिल रहा है। dx बाई dt की फॉर्म में होगा तो तात्क्षणिक वेग ही होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमें किसी कण की स्थिति और समय का ग्राफ दे रखा है, और वो ग्राफ जो है वो इस तरह से कर्व्ड है, इस तरह कर्वेचर दिखा रखा है आपको किसी बिंदु P पर कण का तात्क्षणिक वेग बताना है, तो आप क्या करोगे, वहाँ एक टेंजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे, स्पर्शरेखा खींचोगे, वो समय अक्ष से जो कोण बनाती है वो कोण निकाल लोगे, उस कोण के लिए आप क्या करोगे, टेन थीटा निकाल लोगे, तो वो टेन थीटा क्या बताएगा, आपको स्लोप बताएगा, और वो स्लोप किसके बराबर होगा, dx बाई dt के बराबर होगा। ये चीज़ हम किस में पढ़ चुके हैं, वापस देखो अवकलन में हम ये चीज़ अच्छी तरह से समझ चुके हैं। आप अवकलन जब करोगे, समाकलन अवकलन, तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी वहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तात्क्षणिक समय निकाल सकते हैं, किसकी तात्क्षणिक वेग निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, किसी भी वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता या झुकाव से, ठीक है। तो हम आगे इसका यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा ये समझ आएगा, जब हम इसमें ग्राफिकल मेथड करेंगे ना, यानी ग्राफ बनाएंगे ना, स्थिति समय, वेग समय, त्वरण समय ग्राफ, उन ग्राफ्स में आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो अभी आप लेसन को देखते जाओ और जितना समझ आता है उतना समझते जाओ। पूरा लेसन करने के बाद, इंटायर लेसन करने के बाद में फिर वापस एक बार देखना, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको सदिश अदिश इसका और अवकलन समाकलन इसका नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो यह आ गया स्थिति समय ग्राफ का किसी बिंदु पर तात्क्षणिक वेग उस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता के रूप में होता है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और देखो कि किसी क्षण कण का तात्क्षणिक वेग का मान तथा तात्क्षणिक चाल बराबर होते हैं, यानी किसी भी क्षण तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो औसत वेग औसत चाल बराबर क्यों नहीं होते, सोच के देखो कि औसत वेग औसत चाल बराबर क्यों नहीं होते। मैं समान समय अंतराल के लिए बात करता हूँ, मान लीजिए कोई कण गतिशील है तो उसका औसत वेग और औसत चाल बराबर क्यों नहीं हो सकते, उसके पीछे आपको उसकी परिभाषा में जाना पड़ेगा। औसत वेग के अंदर हम विस्थापन बटे समय लेते हैं, और विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, तय की दूरी से भिन्न हो सकता है। तो औसत चाल में क्या होता है, तय की गई दूरी बटे समय अंतराल, और अपने इसमें औसत वेग में क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो तय की गई दूरी और विस्थापन बराबर नहीं होते, तो इसीलिए औसत चाल और औसत वेग जो होते हैं वो कभी भी बराबर नहीं होते। और किसी इंस्टेंट सरल रेखा के अनुदिश हो भी सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो नहीं होते। तो यहाँ पर हमेशा याद रखो कि जो औसत चाल होगी वो हमेशा बड़ी या बराबर होगी औसत वेग के। जैसे तय की गई दूरी हमेशा बड़ी या बराबर होती है विस्थापन के, ठीक है।
उसी तरह से ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारा वेग हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हम देखेंगे त्वरण। त्वरण क्या चीज़ होता है, तो हमने विस्थापन देख लिया, वेग देख लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है त्वरण। तो हम देखेंगे अब त्वरण क्या चीज़ होती है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए त्वरण क्या चीज़ है। तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, बहुत पुराने टाइम की बात है, न्यूटन से भी पहले की बात है। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, तो गैलीलियो ने कहा कि आप कण की गति का अध्ययन कर रहे हो, आप उसके लिए वेग या उसकी चाल निकाल रहे हो। अब उसकी वेग या चाल जो है वो निश्चित तो रहती नहीं है, तो किसी भी कण की वेग या चाल जो है उसका हम और आगे अगर अध्ययन करें कि वो कैसे बदल रहा है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन जो है, हम उसके जो वेग है उसका समय के साथ परिवर्तन निकालें, और दूसरा जो है हम उसके वेग का उसके द्वारा तय की गई दूरी या विस्थापन के साथ परिवर्तन निकालें। तो गैलीलियो ने यहाँ दो ऑप्शन बताए। पहले वो कहता है कि किसी भी कण की गति का आप परिवर्तन जो है वो समय के साथ भी निकाल सकते हो और उसके द्वारा तय की गई दूरी के साथ भी निकाल सकते हो। लेकिन दूरी में ये समस्या आई कि दूरी में जो हमारा जो वेग में परिवर्तन है दूरी के साथ, वो सेम स्थितियों में बदल जाता है, यानी वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो आप इसको एनसीईआरटी की बुक में पढ़ोगे तो आपको क्लियर ये समझ आ जाएगी। तो उसने कहा कि आप इसको ऐसा करो कि जो वेग में परिवर्तन है उसको समय के साथ इसकी स्टडी करेंगे तो ज़्यादा रिलेवेंट होगा, बजाय तय की गई दूरी के साथ या विस्थापन के साथ। तो यहाँ से हमने क्या करा, एक नई राशि को इंट्रोड्यूस किया, और वो क्या है कि हम वेग में जो परिवर्तन है उसको क्या करेंगे, समय के साथ अध्ययन करेंगे। तो अब चाल को भूल जाओ, अब वेग की बात करो। तो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है समय के सापेक्ष, उसको हम चाल कहते, उसको हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण खुद एक सदिश राशि होती है, ठीक है। तो त्वरण क्या चीज़ है, त्वरण क्या है, इसको हम जरा देखते हैं। तो त्वरण को हम यहाँ देखते हैं कि गतिशील कण के वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब हमने यहाँ देखो वेग में परिवर्तन किसके सापेक्ष लिया, समय के सापेक्ष। हम विस्थापन के सापेक्ष भी ले सकते हैं, लेकिन फिर हम उसे त्वरण नहीं बोलेंगे। त्वरण हम क्या बोलेंगे, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन जो होगा, कि समय के साथ वेग कैसे चेंज हो रहा है, उसको त्वरण बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम अब देखते हैं। तो त्वरण देखते हैं हम, वेग में परिवर्तन और उसमें लगा समय, तो वेग में परिवर्तन बटे समय। अब त्वरण सदिश राशि है, क्योंकि वेग सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है। इसकी दिशा हमेशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होती है। तो मतलब त्वरण जो है वो क्या होता है, त्वरण की दिशा हमेशा वही होती है जिधर वेग परिवर्तित हो रहा है। अभी आपको ये बात समझ नहीं आएगी कि वेग में परिवर्तन की दिशा में त्वरण कैसे है। आगे चल करके हम जब अभिकेंद्रीय त्वरण पढ़ेंगे तब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि इसका क्या महत्व है। तब मैं उस दिन आपको याद कराऊंगा ये कि उस दिन हमने ये बात बोली थी, उसका ये अर्थ है। तो अभी हम इस चीज़ को एक बार यहाँ पर ही देखेंगे। अब त्वरण जो है उसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बनेगा। सिंपल है, हमने पहले किया। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विमीय सूत्र क्या बन गया, m0 L1t-2, ये भी हमने पहले कर चुके हैं, तो उसमें हम ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। अब आता है औसत त्वरण। औसत त्वरण का मतलब क्या है, वही वेग में कुल परिवर्तन और उसमें लगा कुल समय, वो औसत त्वरण हो गया। तो जनरली हम औसत त्वरण और तात्क्षणिक त्वरण दो ही निकालते हैं। तो औसत त्वरण वही है v2 - v1 अपॉन t2 - t1। ये v1 जो वेग है कण का वो t1 समय पर है, और v2 वेग जो है वो t2 समय पर है। तो अलग अलग समय पर अलग अलग वेग है। तो हमने एक समय अंतराल ले लिया t1 और t2 का, तो t2 - t1 समय अंतराल में वेग में परिवर्तन कितना आया, v2 - v1। तो इस तरह से हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये चीज़ आ गई। चलो इसको हम देखते हैं कि तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है। तो हमने क्या करा कि जो समय अंतराल है हमारा, वो समय अंतराल इतना छोटा ले लिया कि हम किसी क्षण की बात करें तो किसी क्षण वेग में कितना परिवर्तन होता है उसको हम तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल है, समय अंतराल को क्या कर लेंगे, बहुत कम कर लेंगे, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी किस में बदल जाएगा, डी वी बाई डी टी। यानी यहाँ पर आप क्लियरली आप देख रहे हो कि किसी कण के वेग को अगर हम समय के सापेक्ष अवकलित करें तो हमें त्वरण मिल जाता है। कौन सा त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। तो ए इंस्टेंटेनियस क्या हो गया, डीवी बाई डी हो गया। तो इसे भी हम याद रखेंगे। तो अब आप जानते हो कि डीवी बाई डी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी प्रवणता है। किसकी प्रवणता है, ये वेग समय वक्र की जो प्रवणता है किसी समय, वो क्या है, कण का तात्क्षणिक त्वरण है।
तो तात्क्षणिक त्वरण को हम वेग समय वक्र की प्रवणता द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो हम ये डेरिवेटिव लिखते हैं, ये डेरिवेशन जो हम लिखते हैं ये यहाँ पर डिफरेंशिएशन का, तो dv/dt में वेलोसिटी का टाइम के साथ में हम क्या कर रहे हैं, चेंज ले रहे हैं। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ पर पहले क्या लिया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम लिया था। तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम था वो क्या था, वहां पर वेलोसिटी थी। तो इसी चीज को हम यहाँ ऊपर देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, ये देखो हमने एक वेग समय ग्राफ बना रखा है। ये ग्राफ इस तरह से, ये कैसे भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था, ऐसे वैसे हम आगे पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड में, डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स देखेंगे हम, तब हम इस चीज को समझेंगे। तो यहाँ इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींच दी और स्पर्श रेखा के लिए हमने tan थीटा निकाल लिया। तो वो इस पॉइंट पर क्या हो गया, वो dv/dt हो गया। तो इस तरह से हम तात्क्षणिक त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसमें थोड़ी सी बेसिक बात बताता हूं मैं आपको कि पिंड के वेग का परिमाण व दिशा में से किसी एक या दोनों के बदलने पर पिंड का त्वरण उत्पन्न हो सकता है। मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई कण है और वो वृत्त पथ पर घूम रहा है और उसकी चाल नियत है। वो कहता है, वो कोई कण है वो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से वृत्त पथ पर घूम रहा है, उसकी चाल नियत है। तो चाल नियत है तो क्या उसमें त्वरण उत्पन्न नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। अब आप कहोगे जी ये तो 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से घूम रहा है। हाँ तो चाल इसकी नियत है, वेग थोड़ी नियत है। देखो अगर ये इस बिंदु पर है तो इसकी दिशा किधर है, ऊपर की तरफ। लेकिन अगर ये घूम कर यहाँ आ गया 90 डिग्री, तो अब इसकी दिशा किधर है, गति की इधर है। अगर ये घूम के यहाँ आ गया तो इसकी गति की दिशा किधर होगी, इधर होगी। अगर ये घूम के यहाँ आ गया तो इसकी गति की दिशा, यानी इस वृत्त की परिधि पर या वक्र पथ पर कण जब गति करता है तो उसके हर बिंदु पर उसकी जो गति की दिशा होती है वो स्पर्श रेखीय होती है, तो वो बदल रही है। तो वक्र पथ पर चलता हुआ कण का वेग किसी भी हालत में नियत नहीं हो सकता, भले ही उसकी चाल नियत है। यानी 5 मीटर प्रति सेकंड चाल नियत है, लेकिन चाल की दिशा बदलने से वेग बदल रहा है, और वेग बदलेगा तो फिर क्या होगा, उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो ये चीज यही कह रहा है कि कोई पिंड अगर गति कर रहा है तो उसमें जो वेग है उसका मान और उसकी दिशा, या उसमें से कोई भी एक चीज बदले या दोनों बदले, तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह का त्वरण क्या कहलाता है, अभिकेंद्रित त्वरण कहलाता है, जो उदाहरण मैंने दिया आपको। दूसरा देखो, धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि पिंड का वेग समय के साथ बढ़ रहा है। मतलब आप गाड़ी में जैसे हम बालते हैं तो हम स्पीड बढ़ाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेटर होता है। ऐसे ही बाइक में भी क्या होता है, एक्सेलरेटर। बाइक का कान मरोड़ते हैं ना, कान मरोड़ के घूम घूम करते हैं ना, तो वो क्या है, एक्सेलरेट करना उसकी वेग को बढ़ाना। तो वेग अगर बढ़ता है तो वेग में परिवर्तन पॉजिटिव होगा, तो उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे हम, उसे हम त्वरण बोलेंगे, ठीक है। लेकिन और वो धनात्मक होगा। तो धनात्मक त्वरण का अर्थ है कि वेग बढ़ रहा है। अब ऋणात्मक त्वरण का अर्थ दो होते हैं। ऋणात्मक त्वरण का अर्थ दो तरीके से लिया जाता है। पहला जो है वो है कि पिंड का वेग धनात्मक दिशा में घट रहा है। अब धनात्मक दिशा और ऋणात्मक दिशा क्या होती है, ये आपके हाथ में है। हम जनरली एक्स अक्ष के अनुदिश धनात्मक लेते हैं, इसी तरह से वाई अक्ष के अनुदिश ऊपर की तरफ हम धनात्मक लेते हैं और नीचे की तरफ हम ऋणात्मक लेते हैं, और इधर लेफ्ट साइड में हम ऋणात्मक लेते हैं। तो एक्स अक्ष के अनुदिश इधर गए तो धनात्मक, इधर गए तो ऋणात्मक। वाई एक्स के अनुदिश ऊपर गए तो धनात्मक, नीचे गए तो ऋणात्मक। ये आपके हाथ में है, तो आप जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम मानोगे उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो ये कह रहा है कि पिंड का वेग धनात्मक दिशा में, यानी इस दिशा में हम जा रहे हैं, और उसका वेग अगर घट रहा है। वेग कब घटता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, और ब्रेक को हम क्या बोलते हैं, मंदन बल बोलते हैं। तो हम किसी कण पर जब मंदन बल लगाते हैं, रिटार्ड करते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है, मंदन उत्पन्न हो जाता है। तो एक तो वेग में परिवर्तन धनात्मक हुआ तो वो त्वरण हो गया, और अगर वो परिवर्तन ऋणात्मक हुआ यानी वो मान घट रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फिर मंदन कहलाएगा। तो हमने किसी चीज को ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंकते हैं जब हम, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो उस पर क्या लगता है, नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण लगता है, नीचे की तरफ गुरुत्वीय बल लगता है। तो गुरुत्वीय बल लगने से वो जो वस्तु है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चलते 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 वो क्या होती है, एक जगह जाके रुक जाती है, और रुक करके फिर वापस आती है। तो जब वो हमने फेंका था तो उसको किसी वेग से फेंका था, और ऊपर जाते जाते एक स्थिति ऐसी है जब उसका वेग 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ मंदन लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर फेंकी गई किसी भी वस्तु पर मंदन बल की तरह कार्य करता है, और वो जो त्वरण होता है फिर वो क्या बन जाता है, मंदन बन जाता है। सेकंड, कि पिंड ऋणात्मक दिशा में गतिशील है तथा इसके वेग में समय के साथ वृद्धि हो रही है। अब दूसरा उदाहरण इसी में देखते हैं।
मान लीजिए हम नीचे की तरफ ऋणात्मक दिशा मानते हैं y माइनस वाई एक्स के अनुदिश, ठीक है। अब हम किसी पिंड को छोड़ते हैं, तो आप जानते हो पिंड को छोड़ेंगे तो साम्य अवस्था, पिंड को जब अपने हाथ में पकड़ रखा है तो विराम अवस्था में उसका वेग शून्य, जैसे ही छोड़ा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। जब वो नीचे की तरफ खींचता है तो उसका वेग लगातार बढ़ता जाता है। तो अगर हम दिशाओं के हिसाब से देखें और हम सिंबल्स या कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पिंड जो है ऋणात्मक दिशा में गतिशील है तथा इसका वेग समय के साथ बढ़ रहा है, तो यहाँ भी ऋणात्मक त्वरण होगा, ठीक है। ये ऋणात्मक त्वरण का बात हो। तो इस तरह से हमने विस्थापन देखा, वेग देखा, त्वरण देखा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वीडियो, उस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आए हुए हैं, मेंस में, एडवांस में और नीट में। तो वो हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इसके अलावा सदिश राशियों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इसके अलावा समाकलन अवकलन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो ये आपको टॉपिक जो है ये सारे समझ आ जाएंगे। धन्यवाद।